हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एसआरजी ट्यूशन की एक नई क्लास में। आज की इस क्लास में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर हम बात करें कि आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, तो आज की क्लास में हम एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे कि उन्होंने प्लांट एंड एनिमल को कैसे क्लासिफाई करा था एंड किस बेसिस पे क्लासिफाई करा था। उसके बाद हम मूव करेंगे किंगडम क्लासिफिकेशन पे कि किंगडम क्लासिफिकेशन में आप टू किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ोगे और पढ़ोगे कि किस बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन हुए थे। बट वहां पे जाने से पहले आपको मैं इस चैप्टर का आइडिया देता हूँ थोड़ा कि इस चैप्टर को हम पढ़ते क्यों हैं। देखिए, अगर आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर को हम पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं। अगर मैं बात करूं अर्थ की, तो अर्थ पे जो टोटल स्पीसीज है वो 1.7 मिलियन स्पीसीज है। कितनी स्पीसीज है? 1.7 मिलियन स्पीसीज है। अब मान लो आपको एक साइंटिस्ट बनना है, आपको क्या करना है, एक साइंटिस्ट बनना है। तो आप क्या करोगे, इन सारी स्पीसीज को स्टडी करना चाहोगे। अब अगर मैं बात करूं इन सारी स्पीसीज की, अगर आप एक दिन में, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन मान लो कि आप एक दिन में एक स्पीसीज को पूरी तरीके से पढ़ लेते हो। पूरी तरीके से मतलब आप उसके बारे में हर चीज जान लेते हो कि उस स्पीसीज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कैसा है, उसकी सेल वॉल कंपोजिशन कैसी है, उसकी सेल कंपोजिशन कैसी है, आप उसकी हर चीज जान लेते हो। तब भी आपको सारी स्पीसीज को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? 1.7 मिलियन डेज लगेंगे। एंड ये जो नंबर है ये बहुत बड़ा है। ये जो नंबर है ये क्या है? बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा होने की वजह से आपका एक बहुत लाइफ का एक बहुत सारा पार्ट सिर्फ उनके स्टडी में ही चला जाएगा। आप अपनी खुद कोई रिसर्च नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चीजों को क्लासिफाई कर देते हैं। चीजों को क्या कर देते हैं? क्लासिफाई कर देते हैं, स्पीसीज को क्लासिफाई कर देते हैं। एंड ये जो क्लासिफिकेशन होता है ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे होता है, सम करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे होता है, कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे होता है। जहां पे हम क्या करते हैं, जिनकी कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होती है, जिनकी क्या होती है, कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिनकी कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको हम एक कॉमन ग्रुप में रख देते हैं। ठीक है, अभी हम वर्ड यूज कर रहे हैं ग्रुप, या कह सकते हो एक कॉमन कैटेगरी में रख सकते हैं, एक कॉमन कैटेगरी में रख देते हैं। तो अब उस कैटेगरी में, अब इस कॉमन कैटेगरी में जितनी भी स्पीसीज होंगी, मान लो 15 स्पीसीज हैं, मान लो 15 स्पीसीज है, तो अब आपको यहाँ पे 15 की 15 स्पीसीज के बारे में नहीं पढ़ना। आप सिर्फ क्या करोगे, इसे कॉमन कैटेगरी के बारे में पढ़ लोगे कि इस कैटेगरी में क्या क्या खास बातें हैं, कि इसमें हमने जो ऑर्गेनिज्म रखे हैं उनकी सेल वॉल स्ट्रक्चर क्या है, उनकी सेल स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो इसलिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन की, कि एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन क्या है। तो देखो, जैसे मैंने बात करी किसकी, क्लासिफिकेशन की, किसकी बात करी मैंने, क्लासिफिकेशन की बात करी। तो यहाँ पे आप दो तरीके की क्लासिफिकेशन पढ़ोगे। एक आप पढ़ोगे क्या, एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन पढ़ोगे। एंड एक आप पढ़ोगे किंगडम क्लासिफिकेशन। एक आप क्या पढ़ोगे, किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ोगे। देखो यहाँ पे राइटिंग पे आप ध्यान, मतलब राइटिंग पे ज्यादा फोकस मत करना, ज्यादा चीजें, ज्यादा फोकस आप समझने पे करना, क्योंकि इसके जो हैंड रिटन नोट्स है वो हम चैप्टर कंप्लीट होने के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। एंड उस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपको दे दी। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको क्लासिफिकेशन के बारे में बता रहा हूँ। मैंने कहा कि क्लासिफिकेशन में हम दो तरीके का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। एक हम एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और एक हम किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं एरिस्टोटल की। किसकी बात कर रहे हैं सबसे पहले हम, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एरिस्टोटल की। तो देखो, ये जो साइंटिस्ट थे, मतलब साइंटिस्ट कह सकते हो या फिलोसफर कह सकते हो, एरिस्टोटल, इन्होंने ना सबसे पहले क्लासिफाई करा प्लांट्स को।
किनको इन्होंने क्लासिफाई करा? प्लांट्स को क्लासिफाई करा। एंड किस बेसिस पे करा? बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, कि वो बाहर से कैसे दिखते हैं। उन्होंने इस बेसिस पे प्लांट्स को क्लासिफाई करा। एंड किन में क्लासिफाई करा? हर्ब्स में, श्रब्स में एंड ट्री में। तो ये क्लासिफिकेशन किसने करा? ये क्लासिफिकेशन करा एरिस्टोटल ने। किसको? इन्होंने प्लांट को क्लासिफाई करा हर्ब्स में, श्रब्स में एंड ट्री में। एंड किस बेसिस पे करा? बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। ठीक है। अब इन्होंने क्या करा? एनिमल्स को भी क्लासिफाई करा। इन्होंने एनिमल्स को भी क्लासिफाई करा। अब इन्होंने एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई करा? अगर मैं बात करूं एनिमल्स की, किसकी बात करते हैं? एनिमल्स की। तो एनिमल्स को इन्होंने क्लासिफाई करा इनेमा में, सॉरी, इन्होंने एनिमल को क्लासिफाई करा इनेमा में। और किस में क्लासिफाई करा? इनेमा में एक क्लासिफाई करा इन्होंने, और इन्होंने एक अनेमा में क्लासिफाई करा। किस किस में क्लासिफाई करा? इनेमा में और अनेमा में। अब ये इनेमा और अनेमा इन्होंने किस बेसिस पे क्लासिफाई करा? ये जो इनका क्लासिफिकेशन था वो बेस्ड किस पे था? बेस्ड ऑन आरबीसीज। आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स। इन्होंने रेड ब्लड सेल्स के बेसिस पे एनिमल्स को क्या करा? एनिमल्स को इन्होंने रेड ब्लड सेल्स के बेसिस पे क्लासिफाई करा इनेमा में और अनेमा में। अब ये इनेमा कौन थे और अनेमा कौन थे? जो इनेमा थे, जो कौन थे? इनेमा थे, इनमें आरबीसीज प्रेजेंट थी। इनमें क्या थी? आरबीसीज प्रेजेंट थी। यानी कि वो एनिमल्स जिनमें आरबीसीज प्रेजेंट थी उनको इन्होंने कहा इनेमा, एंड सारे ऑर्गेनिजम्स को उसमें रख दिया। और अनेमा इन्होंने किसको कहा? विदाउट आरबीसी। जिन एनिमल्स के पास आरबीसी नहीं थी उनको इन्होंने क्या कहा? इनेमा कहा। उनको इन्होंने क्या कहा? इनेमा कहा, और उनको अनेमा ग्रुप में रख दिया। ठीक है। एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूं कि जो एरिस्टोटल थे उन्होंने क्या करा? एनिमल्स को क्लासिफाई करा। एंड क्लासिफिकेशन किसके बेस पे करा? इन्होंने क्लासिफिकेशन करा आरबीसी के बेस पे कि ऑर्गेनिज्म में आरबीसी प्रेजेंट है या नहीं है। अब इन्होंने इसके बेसिस पे जो एनिमल्स थे उनको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, या दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक तो इन्होंने कैटेगरी बनाई इनेमा। कौन सी कैटेगरी बनाई? इनेमा। और सेकंड कैटेगरी क्या बनाई? अनेमा। सेकंड कैटेगरी क्या बनाई? अनेमा बनाई। इनेमा कौन सी कैटेगरी थी? इनेमा वो कैटेगरी थी जिसमें हमने उन ऑर्गेनिजम्स को या उन एनिमल्स को रखा जिनके पास आरबीसीज थी। ठीक है। और अनेमा में हमने उन एनिमल्स को रखा जिनके पास आरबीसी नहीं थी। तो ये एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन था। आई होप एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन आपको आ गया हो। अब हम आगे मूव करते हैं और बात करते हैं किसकी? किंगडम क्लासिफिकेशन की। किसकी बात कर रहे हैं अब हम बात कर रहे हैं किसकी? अब हम बात कर रहे हैं किंगडम क्लासिफिकेशन की। किसकी बात कर रहे हैं हम? किंगडम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? किंगडम क्लासिफिकेशन की। तो देखो, किंगडम क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो किंगडम क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं? हम एक किंगडम बनाते हैं। किंगडम यानी एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स होता है जिसको हम बनाते हैं। तो किंगडम क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो हमें टोटल 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ना होता है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ना होता है, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ना होता है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। यानी कि आपको 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ने होते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है। बट हमें एक और क्लासिफिकेशन पढ़ना होगा जो कि होता है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ कि आपको कौन कौन से किंगडम पढ़ने हैं। आप सबसे पहले पढ़ोगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन,
फिर आप पढ़ोगे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर आप पढ़ोगे फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर आप पढ़ोगे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, सॉरी, एंड फिर आता है हमारा सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं तब भी आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि ये नीट में पूछा जाता है। तो आपको कौन कौन से क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं? आपको एक टू किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ना है, आपको एक थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ना है, आपको फोर्थ किंगडम एंड फाइव किंगडम एंड सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ना है। अगर मैं कहूँ इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो आपका फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। एंड थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, जो कि जनरली क्या पूछता है कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया किसने, है ना, या फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया किसने, और इसमें कौन सा किंगडम इंट्रोड्यूस हुआ, बस इतना ही पूछेगा और कुछ आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में इसके बारे में भी नहीं दे रखा। लेकिन हम थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि मेडिकल एग्जाम में कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हम आ जाते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन पे। किस पे आ जाते हैं? टू किंगडम क्लासिफिकेशन पे। अगर मैं बात करूं टू किंगडम क्लासिफिकेशन की, कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया किसने था, सो गिवन बाय, इसको हमें दिया था कार्लोस लीनस ने। किसने दिया था? कार्लोस लीनस ने। अब देखिए, ये जो कार्लोस लीनस नाम है ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कार्लोस लीनस ने। अब यहाँ पे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था जो आप अभी पढ़ रहे हो, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ये किस बेसिस पे दिया था? तो बेसिस ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था? बेसिस ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन यानी कि हमने ऑर्गेनिज्म को जब दो किंगडम में क्लासिफाई करा, जब हमने ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम में क्लासिफाई करा, तो वहां पे हमने किस बेसिस पे क्लासिफाई करा? अब आप इस चीज को समझो, अगर आप किन्हीं किसी को भी दो कैटेगरीज में बांट रहे हो तो किसी बेसिस पे बांटोगे। जैसे कि अगर मैं सेक्शन, स्कूल में जैसे आप पढ़ते हो तो स्कूल में हम क्या करते हैं, सेक्शन बनाते हैं। तो स्कूल में जो सेक्शन बनते हैं वो जनरली किस बेसिस पे बनते हैं? अगर मैं बड़े क्लासेस की बात करूं जैसे 11th-12th की, तो वहां पे जो आपके सेक्शन बनते हैं वो इस बेसिस पे बनते हैं कि बच्चे ने कौन सी स्ट्रीम ली है। स्ट्रीम कहने का मतलब है कि आपने साइंस ली है 11th-12th में, या कॉमर्स ली है, या आर्ट्स ली है। एक तो उस बेसिस पे आपका क्या होता है, सेक्शन बनता है। एंड जो सेकंड सेक्शन, मतलब सेकंड जो सेक्शन होता है वो बनता है बच्चों के बेसिस पे, अमाउंट ऑफ बच्चे कि स्टूडेंट्स कितने हैं, उसके बेसिस पे हम इक्वल नंबर में उसको क्लासिफाई कर देते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से मेरा क्या मतलब है। तो यहाँ पे हमने जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन में, वो था सेल वॉल का अब्सेंस और प्रेजेंस होना। किसका? सेल वॉल का। एक बार मैं दोबारा से अच्छे से लिख देता हूँ, ओके, कि हमने जो क्लासिफिकेशन करा वो किस बेसिस पे था? वो इस बेसिस पे था कि ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल प्रेजेंट है या अब्सेंस है। इस बेसिस पे इन्होंने क्या करा? क्लासिफिकेशन करा। किसने? कार्लोस लीनस ने। अब इन्होंने जब क्लासिफिकेशन करा तो इन्होंने जो दो किंगडम दिए, इन्होंने जो दो किंगडम दिए उसमें सबसे पहला किंगडम हमारा कौन सा था? एक हमारा किंगडम था प्लांटेई, एंड एक हमारा किंगडम था एनिमेलिया। ठीक है, ये दो किंगडम इन्होंने दिए थे। कौन कौन से? प्लांटेई, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पे रफ करके। कौन कौन से क्लासिफिकेशन इन्होंने दिए? एक तो इन्होंने दिया प्लांटेई, एंड एक इन्होंने क्या दिया? एनिमेलिया दिया।
अब ये जो क्लासिफिकेशन था ये किसके बेसिस पे था? सेल वॉल के बेसिस पे, याद रखना, ठीक है, मैंने स्टार भी लगा दिया है, सेल वॉल के बेसिस पे था। अब अगर मैं बात करूं प्लांटी एंड एनिमेलिया की, तो भाई हमने इनको सेल वॉल में क्लासिफाई करा था कि सेल वॉल प्रेजेंट है या absent है। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लूं कि किस में सेल वॉल प्रेजेंट थी, किस में नहीं थी। तो प्लांटी में हमने उन सारे ऑर्गेनिजम्स को रखा, नो मैटर कि वो एनिमल है या क्या है, उससे हमें मतलब नहीं था, ठीक है। याद रखना कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन में जब हमने क्लासिफिकेशन करा तो वहां पे हमने सिर्फ किस चीज को कंसीडर करा? सेल वॉल को कंसीडर करा और उसी के बेस पे क्लासिफिकेशन करा। अब यहाँ पे हमने जब हमने प्लांटेई में चीजों को रखा, किसी ऑर्गेनिज्म को रखा, तो हमने ये नहीं देखा कि वो एनिमल है या क्या है, ठीक है। हमने बस ये देखा कि उनमें सेल वॉल है या नहीं है। तो अगर अगर उनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी, अगर उनमें सेल वॉल क्या थी? प्रेजेंट थी, तो हमने उनको क्या करा? प्लांटी में रख दिया। और अगर उनके पास सेल वॉल अब्सेंट थी, तो हमने उनको क्या कर दिया? एनिमेलिया में रख दिया, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने सेल वॉल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करा और दो किंगडम बनाए। एक हमने बनाया प्लांटी, एक हमने बनाया एनिमेलिया। एंड प्लांटी में हमने किसको रखा? जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी। एनिमेलिया में हमने किसको रखा? जिनमें सेल वॉल अब्सेंट थी। अब आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा डिटेल में और एनालिसिस करते हैं। अब देखो, हमने क्या करा? प्लांटे एक किंगडम बनाया था, अभी आप देख चुके हो। एक क्या बनाया था? हमने नहीं, मतलब कार्लोस लिनस ने एक प्लांटे ही बनाया और एक क्या बनाया? एनिमेलिया बनाया। प्लांटे में इन्होंने किसको रखा? जिसके पास सेल वॉल क्या थी? एक मिनट। प्लांटे में इन्होंने किसको रखा? जिसके पास सेल वॉल क्या थी? प्रेजेंट थी। और एनिमेलिया में इन्होंने किसको रखा? जिनमें सेल वॉल क्या थी? अब्सेंट थी। तो प्लांटेई में इन्होंने किस किस को रखा? देखो, प्लांटेई में इन्होंने किस किस को रखा? प्लांटेई में इन्होंने एलगी को रखा, ठीक है। इन्होंने एलगी को रखा, इन्होंने जिम्नोस्पर्म्स को रखा, इन्होंने एंजियोस्पर्म्स को रखा, है ना, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, इन सब को रखा। साथ ही साथ इन्होंने क्या करा? बैक्टीरिया को भी इसी में रखा। बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है तो इन्होंने बैक्टीरिया को भी यहाँ रखा। इन्होंने फंगी, उसको भी यहाँ रखा। क्यों? क्योंकि उनके पास भी सेल वॉल होती है। साथ ही साथ इन्होंने कुछ प्रोटिस्टा जैसे कि क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, उन सबको भी इन्होंने प्लांटे में रखा। क्यों? क्योंकि उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट थी। वहीं अगर मैं बात करूं एनिमेलिया की, तो एनिमेलिया में इन्होंने किस किस को रखा? एनिमेलिया में इन्होंने रखा प्रोटिस्ट नहीं, पॉरीफेरा। पॉरीफेरा क्या होते हैं ये अभी आप एनिमल किंगडम में पढ़ोगे, तो उसकी टेंशन मत लो। बस ये समझो कि एनिमेलिया में इन्होंने किस किस को रखा? लिनस ने पॉरीफेरा को रखा। यानी ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स को रख दिया जिनके पास सेल वॉल नहीं थी। जैसे कि ह्यूमंस को भी इन्होंने एनिमेलिया में रखा, ठीक है। और कुछ कुछ इन्होंने प्रोटिस्ट को इन्होंने एनिमेलिया में रखा, जैसे कि प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स क्या होते हैं? प्रोटोजोन्स के पास बेसिकली सेल वॉल नहीं होती है, तो इस वजह से इन प्रोटोजोन्स को इन्होंने कहाँ रखा? एनिमेलिया में रखा, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे इस तरीके से क्लासिफिकेशन करा, बट बट यहाँ पे इनके कुछ हमने ड्रॉबैक भी ऑब्जर्व करी। तो वो ड्रॉबैक आपको पता होने चाहिए क्योंकि पूछता है। अब जब इन्होंने ये क्लासिफिकेशन करा तो हमने इनके कुछ ड्रॉबैक ऑब्जर्व करे। क्या थे वो ड्रॉबैक? जैसे कि यहाँ पे आप देखो, जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है। मतलब जो बैक्टीरिया होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। और जो एल्गी होती है, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, या जो फंगस होते हैं, ये सारी हमारे यूकैरियोट्स होते हैं। क्या होते हैं? यूकैरियोट्स
होते हैं। अब प्रोकैरियोट्स में एंड यूकैरियोट्स में क्या फर्क होता है आपने 9th-10th में पढ़ा है, और अगर नहीं पढ़ा है, ठीक है, मस्ती में 9th-10th पास करी है, तो वो आप अभी जब हम सेल चैप्टर पढ़ेंगे उसमें अच्छे से पढ़ोगे, तो उसकी टेंशन मत लो। बस ड्रॉबैक पे ध्यान दो कि क्या ड्रॉबैक थी इनकी। सॉरी। तो मैं आपको इनकी ड्रॉबैक बता रहा था, इनकी क्या ड्रॉबैक थी। सबसे पहली ड्रॉबैक इनकी हम बात करें तो इन्होंने प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों को साथ में रखा, आर केप्ट अलोंग या केप्ट टुगेदर। इन्होंने क्या करा, प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को साथ में रखा। सेकंड सेकंड इनकी क्या थी, मतलब सेकंड इनकी ड्रॉबैक क्या थी। अब देखो यहाँ पे ये जो एल्गी है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। लेकिन जो फंगस होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने देखो, इन्होंने ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स इनको भी साथ में रख दिया, तो भाई ये किस तरीके का क्लासिफिकेशन है। जब आप दो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख रहे हो तो ये किस तरीके का क्लासिफिकेशन है। तो वही इनकी ड्रॉबैक सही, क्या, ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स आर प्लेस्ड टुगेदर, उनको एक साथ रख दिया। अब तीसरी इनकी ड्रॉबैक क्या थी, अगर मैं बात करूं तीसरी ड्रॉबैक की, तो तीसरी ड्रॉबैक इनकी क्या थी कि कुछ जैसे कि बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, क्राइसोफाइट्स जो होते हैं वो भी यूनिसेलुलर होते हैं। एल्गी में आप दो एल्गी पढ़ोगे, आप एल्गी पढ़ोगे क्लैडोमोनास, ये यूनिसेलुलर होती हैं। वहीं जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े ट्री होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। तो आप देखो, आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के साथ रख रहे हो, तो भाई ये किस तरीके का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो एक ड्रॉबैक इनकी ये थी, क्या, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड along with multicellular organism। ठीक है, तो ये इनकी कुछ क्या थी, ड्रॉबैक थी, जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की। किसकी बात कर रहे हैं हम अब बात करते हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की। अब ये जो किंगडम है ये थोड़े छोटे छोटे, यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ स्टडी नहीं करना। सबसे पहला जो आपको थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया किसने था। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन देने का काम करा था अर्नस्ट हैकल ने। किसने, अर्नस्ट हैकल ने हमें थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। किसने दिया था, अर्नस्ट हैकल ने। ठीक है, अर्नस्ट हैकल ने हमें थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। अब अगर मैं आपसे पूछूं इन्होंने कौन सा किंगडम इंट्रोड्यूस करा था, इन्होंने कौन सा किंगडम इंट्रोड्यूस करा था, तो इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था प्रोटिस्टा। इन्होंने किसको इंट्रोड्यूस करा था, इन्होंने प्रोटिस्टा किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम को इंट्रोड्यूस करा था। तो अब अगर आप ध्यान दो, आपके पास तीन किंगडम हो गए, कौन कौन से, एक प्लांटी,
एक एनिमेलिया एंड एक प्रोटिस्टा। ये तीन किंगडम हो गए। प्रोटिस्टा को किसने इंट्रोड्यूस करा? अर्नस्ट हैक्कल ने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या करा था, यहाँ पे हमने ये करा कि प्लांटेई में या एनिमेलिया में जो भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे, जो भी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स थे, उन सबको उठा के हमने प्रोटिस्टा में धर दिया। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था एल्गी थे, ठीक है, जिम्नोस्पर्म थे, अब मैं सारे नाम नहीं लिख रहा हूँ, एंजियोस्पर्म थे, क्राइसोफाइट्स थे, क्राइसोफाइट्स थे, अगर आपको याद हो। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ, क्राइसोफाइट्स थे। और एनिमेलिया में क्या थे? एनिमेलिया में हमारा पॉरीफेरा था, और बाकी एनिमल्स थे, ह्यूमंस थे, और हमारे पास प्रोटोजोन्स थे। अब देखो हुआ क्या, जब जब अर्नस्ट हैक्कल ने प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस करा, तो इन्होंने यहाँ पे सबसे पहले इस चीज को समझना, नहीं तो बहुत बच्चे कंफ्यूज रहेंगे। इन्होंने क्या करा, यहाँ पे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को रखा। किसको रखा? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को रखा। अब जब यहाँ पे इन्होंने सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को रखा, तो पहले जब ये क्लासिफिकेशन हुआ था, यानी कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं, जब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ था, तो वहां पे इन्होंने ये नहीं देखा कि जो सेल है वो यूकैरियोट है या प्रोकैरियोट है। वहां पे इन्होंने ये नहीं देखा, इन्होंने बस ये देखा कि ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल होना चाहिए। ऑर्गेनिज्म क्या होना चाहिए? सिंगल सेल होना चाहिए, बस इन्होंने ये देखा था। ठीक है, तो इन्होंने ये देखा, तो इन्होंने क्या करा, ये जो क्राइसोफाइट्स होते हैं, ये जो क्राइसोफाइट्स होते हैं, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो इन्होंने क्या करा, क्राइसोफाइट्स को प्रोटिस्टा में रख दिया। इन्होंने क्या करा, प्लांटेई से क्राइसोफाइट्स को उठाया और प्रोटिस्टा में रख दिया। तो अब क्राइसोफाइट्स कहाँ पाए जाते हैं? प्रोटिस्टा में। तो इसलिए अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, यही मैंने समझाने के लिए रखा था। इसी तरीके से इन्होंने क्या करा, प्रोटोजोन्स जो कि सिंगल सेल होते हैं, प्रोटोजोन्स जो कि सिंगल सेल होते हैं, उनको भी उन्होंने उठाया और कहाँ रख दिया? प्रोटिस्ट में रख दिया। तो अब एनिमेलिया से हम क्या करेंगे, प्रोटोजोन्स गायब कर देंगे। इसी के साथ साथ इन्होंने बैक्टीरिया जो पहले प्लांटेई में था उसको उठाया और प्रोटिस्टा में रख दिया। तो इस तरीके से इन्होंने क्लासिफिकेशन करा। अब एक और चीज यहां पे इन्होंने करी क्या, देखो, एल्गी में मैंने आपको बताया था क्लैडोमोनास। क्लैडोमोनास ये यूनिसेलुलर होता है। साथ ही में एक और एल्गी है क्लोरेला, ये भी यूनिसेलुलर होता है। इन दोनों को उठा के इन्होंने क्या करा, इन दोनों को उठा के इन्होंने प्रोटिस्टा में रख दिया। क्लैडोमोनास एंड क्लोरेला, इनको उठा के इन्होंने कहां रख दिया? प्रोटिस्टा में रख दिया। अब अगर आपसे कोई ये सवाल पूछ ले कि हम क्लैडोमोनाज एंड क्लोरेला को कहाँ प्लेस करते हैं, तो क्लैडोमोनाज एंड क्लोरेला को हम प्रोटिस्टा में प्लेस करते हैं। ये याद रखना, ये याद रखना, इसको स्टार लगा दे रहा हूं मैं क्योंकि ये एग्जामिनेशन पूछता है। एंड यहाँ पे डाउट क्यों आता है बच्चों को मैं ये भी बता देता हूँ। यहाँ पे डाउट इसलिए आता है क्योंकि क्लैडोमोनाज एंड क्लोरेला के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो वो हम पढ़ते हैं प्लांट किंगडम में। तो बच्चों को क्या लगता है कि क्लैडोमोनाज एंड क्लोरेला कहाँ पे प्रेजेंट है? प्लांटी में। लेकिन ऐसा नहीं है, क्लैडोमोनाज एंड क्लोरेला की जो पोजिशनिंग है वो प्रोटिस्टा में है, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टी है वो प्लांटेई से बहुत ज्यादा मिलती है, तो इसलिए हम इनको स्टडी करते हैं प्लांटेई में। ठीक है, तो ये बस आप क्लासिफिकेशन याद रखना। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, किसकी बात करते हैं, अब हम आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं फोर किंगडम क्लासिफिकेशन की। किसकी बात करते हैं? फोर किंगडम क्लासिफिकेशन की। तो देखो, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन भी कुछ ज्यादा खास नहीं है। यहाँ पे आपको बस दो चीजें याद रखनी है और कुछ याद नहीं रखना।
फोर किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया किसने। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया हमें एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था कोपलैंड, ठीक है। और इन्होंने जो किंगडम इंट्रोड्यूस करा, इन्होंने जो किंगडम इंट्रोड्यूस करा वो कौन सा किंगडम था, वो था हमारा मोनेरा। अब इन्होंने क्या करा, जो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन था जिसको इंट्रोड्यूस करा कॉपलैंड ने, ये डी लिखा है, ठीक है, कॉपलैंड ने, इसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस करा मोनेरा। और इन्होंने क्या करा, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे सबको इन्होंने उठाया और मोनेरा में रख दिया। जैसे कि यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया है इसको इन्होंने उठाया और मोनेरा में रख दिया, क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। तो ये है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। अब हम आगे बात करते हैं, और बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया किसने, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया आर एच विटेकर ने। इन्होंने कौन सा किंगडम इंट्रोड्यूस करा, तो इन्होंने जो किंगडम इंट्रोड्यूस करा वो था हमारा फंगी। तो अब आप देखो आपके पास पांच किंगडम हो गए हैं। अब अगर आप देखो तो आपके पास कितने किंगडम हो गए हैं, आपके पास पांच किंगडम हो गए हैं। कौन कौन से पांच किंगडम हो गए हैं आपके पास, एक आपके पास है प्लांटी, दूसरा है आपके पास एनिमेलिया, एंड इन दोनों किंगडम को किसने इंट्रोड्यूस करा था, लिनस ने। तीसरा आपके पास क्या आया, प्रोटिस्टा, जिसको किसने इंट्रोड्यूस करा, अर्नस्ट हैकेल ने। फोर्थ आपके पास कौन सा किंगडम आया, मोनेरा, जिसको किसने इंट्रोड्यूस करा, जिसको इंट्रोड्यूस करा कॉपलैंड ने। फिफ्थ आपके पास आया फंगी, जिसको किसने इंट्रोड्यूस करा, आर एच विटेकर ने। किसने इंट्रोड्यूस करा, आर एच विटेकर ने। अब आपसे क्या पूछ लेगा, अब आपसे पूछ लेगा ये क्लासिफिकेशन था किस बेसिस पे। अब यहाँ पे देखो आपसे क्या पूछेगा, आपसे यहाँ पे और क्वेश्चन पूछ सकता है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। कि ये जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ ये किस बेसिस पे हुआ। तो इसमें आप लिख सकते हो सेल स्ट्रक्चर, कि सेल की स्ट्रक्चर कैसी है, मतलब वो यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, यूकैरियोट है, प्रोकैरियोट है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब वो अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉप है कि हेट्रोट्रॉप है। फिर हम बात करते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड नेक्स्ट फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्या है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होता क्या है, अगर मैं बात करूं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को हम बोलते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं, इसको हम एक और नाम देते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। यानी कि यहां पे हम ये देखते हैं कि जब एवोल्यूशन हो रहा था तो एवोल्यूशन के दौरान एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस तरीके से रिलेटेड है। जैसे कि मान लो ये कोई एक ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, इससे दो तरीके के ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए, एक ये और एक ये। अब इससे आगे चल के फिर से
तीन चार तरीके के ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए। ये तीन तरीके के ऑर्गेनिज्म इससे इवॉल्व है। अब देखो, जब एवोल्यूशन हो रहा है, जब एवोल्यूशन हो रहा है, इससे दो तरीके के ऑर्गेनिज्म हुए, एक ये इवॉल्व हुआ, एक ये इवॉल्व हुआ। अब इन दोनों से फिर तीन तरीके के ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए। तो जब आप इनको स्टडी करोगे तो ये इससे कुछ करेक्टर में अलग होगा, कुछ करेक्टर में सिमिलर होगा। सिमिलर क्यों होगा, बात आती है सिमिलर इन सम करेक्टर। अब सिमिलर क्यों होगा कुछ करेक्टर में, क्योंकि इनका एक कॉमन एंसिस्टर है। क्यों? क्योंकि इनका एक कॉमन एंसिस्टर है। एंड इसी चीज को हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी दो ऐसे डिफरेंट स्पीसीज जिनका एक कॉमन एंसिस्टर हो, उनको हम मानते हैं कि उनका एक कॉमन एंसिस्टर है क्योंकि ये देखो दोनों डिफरेंट स्पीसीज हैं लेकिन एक कॉमन एंसिस्टर है, मतलब इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है, उसी को हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होता क्या है। चलिए, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन भी यहाँ पे खत्म होता है। एनसीईआरटी में एक टेबल दिया गया है, उस टेबल को हम देख लेते हैं। जब हम बात करते हैं किसकी, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की, तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किन किन बेसिस पे हुआ, सेल किस तरीके की है, सेल वॉल क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी टाइप ऑफ सेल किस तरीके की है, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये कुछ चीजें थी जिनको यहाँ पे दिखाया गया है। अगर मैं बात करूं मोनेरा की, तो मोनेरा में हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स को, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल मतलब बैक्टीरियल सेल को रखा, यहाँ पे बैक्टीरियल सेल्स को रखा। प्रोटिस्टा की अगर मैं बात करूं तो प्रोटिस्टा में हमने यूकैरियोटिक सेल्स को रखा, फंगस में भी यूकैरियोटिक सेल थी, प्लांटी में भी यूकैरियोटिक सेल थी, एनिमेलिया में भी यूकैरियोटिक सेल थी। तो एक अकेला अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं कि एक ऐसा ग्रुप बताओ जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट हो, तो आपका आंसर हो जाएगा मोनेरा। ये इस टेबल से ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप ऐसा कोई एक किंगडम बताओ जिसमें सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल हो, तो वो कौन सा है, मोनेरा। सेल वॉल की बात करते हैं, मोनेरा में जो सेल वॉल होती है वो नॉन सेलुलोसिक होती है, यानी कि सेलुलोज की बनी हुई नहीं होती, इसकी जगह पे ये पॉलीसेक्राइड या अमीनो एसिड्स की बनी हुई होती है। और जब हम मोनेरा किंगडम पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगा बैक्टीरिया के सेल वॉल की स्ट्रक्चर का, कि वो किस तरीके से बनी हुई होती हैं। अगर हम बात करें प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा में जो सेल वॉल होती है वो कुछ में प्रेजेंट होती है, जैसे कि यूग्लिनॉइड की अगर आप बात करोगे, यूग्लिनॉइड में एब्सेंट होती है, प्रोटोजोन्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है, लेकिन क्राइसोफाइट्स जब हम पढ़ेंगे तो उनमें प्रेजेंट होती है। फंगस की बात करें, फंगस में काइटेन की बनी हुई होती है सेल वॉल, प्रेजेंट विद काइटेन। प्लांटेई में प्रेजेंट होती है और सेलुलोज की बनी हुई होती है, एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है क्योंकि एक प्रोकैरियोटिक सेल है, बाकी सब में प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, मोनेरा में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर होता है, यानी कि सेल के लेवल पे काम होता है। प्रोटिस्टा में भी सेलुलर होता है, फंगस में मल्टी सेलुलर होता है या फिर लूज टिश्यू होते हैं, यानी टिश्यू की तरह वर्क होता है। प्लांटी में टिश्यू या फिर ऑर्गन की तरह, एनिमेलिया में टिश्यू या फिर ऑर्गन सिस्टम की तरह। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिशन लिखे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, सेपरेटली डिस्कस करेंगे हर एक किंगडम में। ठीक है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि मोनेरा में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी देखा जाता है, यानी कि कुछ बैक्टीरिया अपना खाना खुद बनाते हैं, और कुछ हेट्रोट्रॉप होते हैं, यानी अपना खाने के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स भी होते हैं। फंगस की बात करूं, वो मेनली हेट्रोट्रॉप्स ही होते हैं, वो हेट्रोट्रॉप्स ही होते हैं। प्लांटेई ऑटोट्रॉप्स ही होते हैं। एनिमेलिया की बात करें तो वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। तो ये हमारा था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। अब अगर मैं बात करूं सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन की, किसकी बात करूं मैं, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन की। तो देखो, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन बेसिकली आपको बैक्टीरिया जब आप पढ़ोगे ना तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वहां पे जो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन था वो 16S RNA के बेसिस पे हुआ था। कौन सा, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन जो था
वो 16S RNA के बेसिस पे हुआ था। एंड इसको दिया था कार्ल वूज ने। किसने दिया था? कार्ल वूज ने। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतना ही आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको जानना है तो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने जो बैक्टीरिया थे, इन्होंने जो बैक्टीरिया थे जो कि मोनेरा में था, तो उन्होंने उस बैक्टीरिया के ही दो किंगडम बना दिए थे। उस बैक्टीरिया के ही इन्होंने दो किंगडम बना दिए थे। एक को इन्होंने नाम दिया था क्या कहते हैं, एक को इन्होंने नाम दिया था प्रोकैरिया, एंड एक को इन्होंने नाम दिया था आर्की। बस यही है सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, कि इन्होंने जो बैक्टीरिया का किंगडम था मोनेरा, उसको दो किंगडम में फर्दर डिवाइड कर दिया, एक प्रोकैरिया एक आर्किया। लेकिन इसको हम नहीं पढ़ते, हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, तो उसमें हम बात करेंगे मोनेरा की नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप आपको हमने आज की क्लास में जितना पढ़ाया अच्छे से समझ में आया हो। नेक्स्ट क्लास में जब आप आइएगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आज की क्लास में पढ़ाया इसको रिवाइज करके आइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? मोनेरा पढ़ेंगे।